वेलकम टू एग्जाम गोल। और आज इस हम वीडियो में देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान के हमारे जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। सही आंसर हमें बताना है। ऑप्शन में हमारे पास फेफड़े में, मूत्रवाहिनी में, बोमन संपुट में या कुंडलिक नलिका में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बोमन संपुट में मनुष्य में रुधिर क्षमता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है। ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, सेकंड ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा इसमें यूरिया हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रोजन अपशिष्ट, इसका मतलब है, अपशिष्ट का मतलब है कि यह अनुप्रयोगी सामग्री होती है मानव शरीर में, यानी कि जिसका कोई यूज नहीं होता है। और इसका निर्माण, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के यकृत में होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी या फ्यूमेरिक अम्ल। तो सही आंसर हमको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, पायरुविक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन में 4%, 8%, 12% या 16%। सही आंसर जो हम होगा वो होगा हमारा 4%। यानी कि जो हम सांस लेते हैं और फिर उसके छोड़ने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उसकी कितनी मात्रा है, हवा में उस कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है, तो वह 4% है। हमारे सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है वायु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। यानी कि पाचन के बाद की क्रिया पूछी गई है और वो क्रिया किस में होती है। सबसे पहले बता दूं, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। अंतःग्रहण, जिसको भोजन का मुंह में लेने को अंतःग्रहण कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है पाचन मुख से शुरू होकर, यानी हमारे मुंह से शुरू होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, अवशोषण, यानी कि पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना। और फोर्थ नंबर पे आता है स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाना। तो ये जो स्वांगीकरण है, यानी कि अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाना, यही वे पूछा है कि कोशिका के किस भाग में होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कि हमने जो भोजन लिया है और उसका ऊर्जा में परिवर्तन किस भाग में होता है मानव शरीर के। तो उसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया पोषक तत्वों को तोड़ देता है और ऊर्जा में बदल देता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। यानी कि हम सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ऑप्शन में 16 से 18 बार या 20 से 25 बार या 12 से 41 या 70 से 72। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 16 से 18 बार मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में सांस ले लेता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है। तो हमें इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका आंसर होगा 38 हमारा सही आंसर होगा। यानी कि एक अणु में 38 ATP का निर्माण होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य में सांस में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 14%, 16%, 20% या 25%। यानी कि जब हम सांस लेते हैं और उसके बाद छोड़ने में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी आती है, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है वायु में। उसकी मात्रा हमें वायु में बतानी है, ना कि उस तरीके से बतानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देखना, वायु में फिर कितनी मात्रा हो जाती है उसकी। तो सही आंसर होगा हमारा 16%, हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो सही आंसर हमें बताना है ऑप्शन में 12, 13, 31 या 33। सही आंसर जो होगा
वो होगा हमारा 31, हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 31। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सही आंसर हमें बताना है, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा, ये जो श्वेत रक्त कोशिका है ये तो है WBC, ये लाल रक्त कोशिका है ये है RBC। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तंत्रिका कोशिका, हमारा सही आंसर होगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन में हमारे पास मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो सही आंसर हमें बताना है, सबसे पहले बता दूं मस्तिष्क, यानी कि हमारा माइंड जो दिमाग होता है उसके कई भागों में वो बटा हुआ होता है। उसके बहुत सारे भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, फिर ये तीनों भाग भी अन्य भागों में बटे हुए होते हैं। तो ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रमस्तिष्क। इसको बोलते हैं सेरेब्रम, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और यहीं पर बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों का जो जितना भी ये केंद्र है ये सब कुछ प्रमस्तिष्क है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, यानी कि सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो हम जान ही चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि वो किससे संबंधित है। राइट आंसर हमारा मस्तिष्क हो जाएगा। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है और हिंदी में इसका नाम प्रमस्तिष्क है। राइट आंसर हमारा मस्तिष्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो राइट आंसर हमें बताना है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सारे जितने भी है ये हमारे मस्तिष्क के ही भाग है। तो बुद्धि का केंद्र, क्योंकि सभी भागों के अलग अलग कार्य होते हैं, किसी का कुछ कार्य होता है, किसी का कुछ कार्य होता है। तो जो बुद्धि का केंद्र है, जो हमारी याददाश्त है या हमारी बुद्धि है, हमारा मतलब जो दिमाग काम करता है, जैसे बोलते हैं कि इसका दिमाग बहुत तेज है या मतलब कि बहुत कमजोर है माइंड से, तो वही ये बुद्धि का केंद्र जहाँ पे बुद्धि हमारी होती है। कौन से भाग में होती है वो? मस्तिष्क के सेरेब्रम के, यानी कि प्रमस्तिष्क के। वो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यही सबसे बड़ा भाग है हमारा मानव मस्तिष्क का, सेरेब्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से तृप्ति की अनुमति कराने का केंद्र स्थित होता है। यानी कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जब हमें भूख लगती है तो वह सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वह संकेत देता है कि अब हमें खाना चाहिए। तो राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन में हमारे पास प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस में या मेडुला ऑब्लांगाटा में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो, यानी कि हमें भूख लगने पर सबसे मस्तिष्क का कौन सा भाग एक्टिव होता है और कौन सा भाग इस चीज की हमें कराता है कि अब हमें भूख लगी है, तो उसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा, ये मस्तिष्क का एक भाग है। राइट आंसर होगा इसका हाइपोथैलेमस, और यह मस्तिष्क का अग्रभाग है। इसके अन्य कार्य भी है, हार्मोन का नियंत्रण करना, भूख लगना, प्यास, ताप आदि को, इन सभी को ये हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, यानी कि बी प्रकार के रुधिर वाला। ऑप्शन में हमारे पास बी या ए को, या ए बी या ए या ओ, ए बी या बी। तो सही आंसर हमें बताना, और सही आंसर इसका हो जाएगा ए बी या बी को हमारा सही आंसर होगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि बी है तो बी को तो दे ही सकता है ये रुधिर, लेकिन इसके साथ साथ ए बी को भी दे सकता है। ए बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि ए बी तो सभी से ले सकता है। ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, वो सभी ग्रुप से खून ले सकता है, रुधिर में ले सकता है। और इसमें एक खास बात और है ए बी के बारे में, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ये बात याद रखनी है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसी वजह से ये सर्वग्राही कहलाता है, यानी कि ये सभी से रुधिर ले सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक पिता का रक्त वर्ग O है और माता का रक्त वर्ग A है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन में हमारे पास B, AB, O या B, AB या O। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन में O।
और ये किस वजह से है, ये तो पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि ये किस वजह से होता है। फिलहाल हम इसको यहीं पर इतना ही देख लेते हैं कि O अगर पिता है और A वर्ग माता है तो उनके बच्चा जो होगा, उनका जो होगा वो O वर्ग का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो O जो होता है ये सर्वदाता होता है, लेकिन ये सर्वग्राही नहीं होता है, यानी कि ये सभी से रक्त नहीं ले सकता, तो ये केवल O से ही रक्त ले सकता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। RH तत्वों के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं। इसका जो राइट आंसर वो होगा वो मैं बता देता हूं। RH प्लस यानी कि RH पॉजिटिव जो होगा पुरुष, और तथा RH नेगेटिव जो होगी फीमेल। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि इसके क्वेश्चन के हिसाब से इनका विवाह नहीं हो सकता। अगर किसी का RH प्लस पुरुष है और RH नेगेटिव फीमेल है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो इनसे जो होने वाला बच्चा है या तो वो गर्भ में ही मर जाएगा या फिर जन्म होने के बाद में वो मर जाएगा। और ये RH क्या है, ये RH एक एंटीजन है जिसका पता लैंडस्टीनर व वीनर ने लगाया था 1940 में। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 19, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन में हमारे पास भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से। तो सही आंसर जो होगा वो होगा बंदर से, क्योंकि जो RH फैक्टर की खोज की थी वो वैज्ञानिक लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। 1940 में इसका पता लगाया था और वो बंदर से की थी। और जिस बंदर से की थी, जिस बंदर से ये पाया गया था, ये उस बंदर का नाम रीसस था, तो उसके नाम के पहले अक्षरों से RH लिया गया है, तो इसी को बोला गया है RH फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के। तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो संक्रमण के विरुद्ध कार्य करते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या विश्व बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ओ हमारा राइट आंसर होगा। O वर्ग जो है इसको सर्वदाता कहा जाता है और इसमें एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये सभी को अपना रुधिर दे सकता है। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऑप्शन में हमारे पास ए बी या O। सही आंसर होगा हमारा ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये याद रखना है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं और रुधिर O में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ये O जो है ये सर्वदाता है और ये AB है ये सर्वग्राही है, यानी कि O सभी को रक्त दे सकता है और ये जो AB है ये सभी से रक्त ले सकता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। RH फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर ने, ल्यूएनहॉक ने, वीनर ने या लैंडस्टीनर व वीनर ने। तो सही आंसर जो हमें बताना है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 1940 में लैंडस्टीनर व वीनर ने एक बंदर में इसका पता लगाया था RH फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, रक्त समूह की खोज करता है लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, लिवाइन या वीनर। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। तो सही आंसर रक्त समूह की खोज तो लैंडस्टीनर ने अकेले की थी 1900 में और 1940 में RH फैक्टर का पता लगाया था, साथ में इनके सहयोगी वीनर भी थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। उसका ऑप्शन ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। पट्टिकाणु, जीवद्रव्य, RBC या WBC। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है ये हमें बताना है। जब मानव रुधिर में कोई बाहर से कोई चीज प्रविष्ट होती है तो सही आंसर होगा इसका व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे पहले एक्शन में आती है। यानी कि इनका जो काम होता है वो रोग प्रतिरोग, इनका जो काम होता है WBC का काम होता है
हमारे शरीर की सुरक्षा करना, यानी कि जो हमारे संक्रमण होता है उनके खिलाफ ये लड़ती है और उनको ये नष्ट कर देती है। WBC एक तरह से हमारे शरीर में आर्मी का काम करती है। तो राइट आंसर हमारा WBC। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं WBC को ही। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका कार्य बताना है। ऑप्शन में है CO2 को ले जाना, O2 ले जाना, या रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। पहले ही बताया था ये आर्मी का काम करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हमारे शरीर में जो रोग आते हैं या कुछ भी बीमारी आती है तो उनके खिलाफ ये लड़ती है और उनको ये नष्ट करती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उच्च क्षेत्रों पर मानव शरीर में RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का आकार मतलब बढ़ेगा या आकार घटेगा या संख्या घटेगी या संख्या बढ़ेगी। तो सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऊंचाई पर जाने पर RBC में संख्या में ये बढ़ेगी। अगर हम सो रहे हैं तो उस टाइम पर RBC की संख्या घटेगी, ये हमें याद रखना है। ऊंचाई पर जाने पर ये संख्या में बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या हृदय। तो RBC का जो निर्माण होता है और तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। इसकी जो कब्रिस्तान है RBC का, इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है तिल्ली को, या प्लीहा बोल लो या तिल्ली बोल लो या फिर स्प्लीन बोल लो। और इसका जो उत्पादन होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो WBC से आ जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, या फिर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा 120 दिन, यानी कि RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और जो WBC होती है उनका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और RBC का 20 से 120 दिन। तो ऑप्शन में हमारे पास 120 दिन आ रहे हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। WBC का हम इस तरह से याद कर लेते हैं। ये WBC एक तरह से हमारे शरीर में आर्मी का काम करती है, और जो रिस्की काम करते हैं यानी कि शत्रुओं से लड़ते हैं वो उनकी मृत्यु, इनका रिस्क ज़्यादा होता है मरने का, तो ये जल्दी ही ये मर जाते हैं। 4 या 5 दिन इनकी उम्र होती है और इनका जो उम्र होती है वो 20 से 120 दिन का जीवन काल इनका होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो अभी बताया था RBC का जो RBC वो तो बनते हैं हमारे अस्थि मज्जा में, और जो मरते हैं उनकी मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा में, यानी कि तिल्ली में, स्प्लीन में। तो सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को ही RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? यानी कि ये जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो अन्य में ऑप्शन में हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इओसिनोफिल्स। तो सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट्स इसका सही आंसर होगा। RBC का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। सही आंसर हमें बताना है, और इसका सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक इसको बोलते हैं प्लीहा को। प्लीहा का अन्य नाम है तिल्ली, और तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन तो रक्त जमने में हेल्प करता है। प्लाज्मा भी फाइब्रिन के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करके ये रक्त जमाने में सहायक होती है। ये जो बचा है हिपेरिन, ये प्रोटीन होता है और ये यकृत में पैदा होता है, मतलब उत्पन्न जो होता है ये यकृत में होता है, और इसका काम होता है, यही वह है जो रक्त को नहीं जमने देता है। हमारे शरीर में रक्त को जमने ना देने का कारण ये हिपेरिन है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है?
लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु या श्वेताणु? सही आंसर जो होगा वो होगा लोहित कोशिकाएं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं द्वारा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन में हमारे पास फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी या फुफ्फुस शिरा या हृदय शिरा। तो सबसे पहले जो बता दूं मैं, सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है। पहले शिरा और धमनी, इनके काम समझ लेते हैं हम। शिराओं में जो रक्त बहता है वो बहता है अशुद्ध, और धमनियों में जो रक्त बहता है वो बहता है शुद्ध। यहां पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त से मतलब है कि इस शुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है और इस अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो शिराओं में तो बहता है अशुद्ध, धमनी में बहता है शुद्ध। लेकिन शिराओं में एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? वो अपवाद है कि फुफ्फुस शिरा जो है ये इसका अपवाद है। ये वाली शिरा जाता तो अशुद्ध है, लेकिन ये वाली शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। वो भी कहां से? फेफड़ों से हृदय में ले जाती है ये फुफ्फुस शिरा। और इसका अन्य नाम जो है वो है पल्मोनरी, इसका नाम है पल्मोनरी शिरा, इसका अपवाद है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। हालांकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, समझ रहे हो ना? शिराओं में तो बहता है अशुद्ध रक्त, धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा है, यानी कि फुफ्फुस शिरा जो है ये इसका अपवाद है और ये शुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों से हृदय में। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। इसका कार्य बताना है, ऑक्सीजन का परिवहन या जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन में लोहे का उपयोग या रक्ताल्पता का निवारण। तो सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन में होता है, यानी कि कौन सा तत्व होता है? तांबा, लोहा, मैंगनीज या जस्ता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा लोहा, क्योंकि इसकी कमी से ही रक्त अल्पता का रोग होता है, जिसमें लोहे की कमी हो जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और इसका कार्य क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? ये आंसर तो होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, यानी रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हिंदी में तो कहते हैं अपोहन। अब अपोहन का जो इंग्लिश नेम है वो है हमारा डायलिसिस, हमारा राइट आंसर होगा। सही आंसर हमारा, ये एक कृत्रिम विधि है खून को शुद्धिकरण करने की, डायलिसिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, यकृत में, किडनी में या यह सभी में? तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो तो सभी जगह पर होता है, तो राइट आंसर हमारा यह सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो हमें पता है रक्त में जो पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा, और अगर जो इसकी कमी हो जाती है तो लोहे या रक्त अल्पता रोग हो जाता है और लोहे की कमी वाला रोग हो जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और राइट आंसर जो होगा उसका होगा तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, हमारा रुधिर बैंक कहलाता है। यानी कि ब्लड बैंक हम रुधिर बैंक हम कहते हैं तिल्ली या प्लीहा को। सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, मानव रुधिर का पीएच मान होता है, ये हमें बताना है 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 7.4, यानी कि 7.4 का मतलब है ये क्षारीय विलयन है। ये जो हमारा रुधिर है ये क्षारीय विलयन है। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि 7 से ऊपर जिसका पीएच मान आता है वो तो हो जाता है क्षारीय, और जो 7 से नीचे आता है वो होता है अम्ल। तो ये 7 से ऊपर है, इसका पीएच मान 7 से ऊपर है, तो ये क्षारीय विलयन है। तो 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, यानी कि हमारा जो हम मनुष्य है और उसमें रक्त कितना होता है, एक सामान्यतः कितना रक्त होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7। तो सही आंसर जो होगा, एक जो हेल्थी
बंदा है या फिर कोई मनुष्य है सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और महिलाओं में इससे 1 या 2 लीटर कम होता है। तो सही आंसर हमारा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो वैसे तो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन पूरी बॉडी का कितना % रक्त होता है? यानी कि उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, पानी भी है, रक्त भी है, खून, हड्डियां भी हैं, कोशिकाएं भी हैं, तो उसके हिसाब से कितने % रक्त होता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा, शरीर के वजन का 7% शरीर में रक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, शरीर की विशालतम धमनी है वेन केवा, कोशिका, निलय या महाधमनी? तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। अब ये क्या कार्य करता है? इसका प्रमुख कार्य जो होता है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना होता है, और अब ये रुधिर को पंप करता है, तभी रुधिर शरीर के अन्य भागों में जाता है। जैसे कि एक मोटर चलता है तो पानी ऊपर आता है, उसी तरह से ये पंपिंग करता है और ये सिकुड़ता है और फैलता है, उसी तरह से ये रुधिर हमारे पूरे शरीर में जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर हमें बताना है, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या 4 अरब? तो राइट आंसर होगा इसका 2 अरब। मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है उसके पूरे जीवन काल में। तो आज की ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो गई है, और अब मैं एक सीरीज और बात की बची है अभी इसी चैप्टर से, तो वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूंगा। धन्यवाद।